जय पहलवानों की। हमारे आज सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगी हमारे सभी खिलाड़ियों को जो कि एशियन मेडल लेकर यहाँ पर जीत कर आए हैं, और अभी पैरा एशियन के भी जो खेल चल रहे हैं उसमें भी हमारे खिलाड़ियों ने हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया है, देश के तिरंगे को ऊपर ले जाने का और लहराने का काम किया है। सभी खिलाड़ियों को हम अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सभी खिलाड़ी याद कर रहे हैं कांग्रेस के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज को, जिसमें उन्होंने कहा था पदक लाओ और पद पाओ की नीति के तहत जो भी हमारा खिलाड़ी गोल्ड मेडल ओलंपिक में एशियन गेम्स में लेकर आएगा हम उनको डीएसपी लगाने का काम करेंगे। हमने हमारी कांग्रेस की सरकार के समय में डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लगाने का काम किया। जो बच्चे एवरेस्ट पर चढ़े हमने उनको डीएसपी लगाने का काम किया। आज ही मैं मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट पढ़ रही थी कि वो डीएसपी या इंस्पेक्टर नहीं लगाएंगे, एचपीएससी के माध्यम से रोजगार देने की बात कर रहे हैं। ग्रुप डी तक में भी हमारे खिलाड़ियों को रोजगार नहीं दिया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाई थी साक्षी मलिक। ब्रांड एम्बेसडर के साथ क्या बर्ताव हुआ है हमारे खिलाड़ी पहलवान, यौन शोषण का जो अपराध उनके साथ बीजेपी के सांसद बृजभूषण द्वारा किया गया। हमारी बहन बेटियां सारी की सारी जंतर मंतर पर धरना देती रहीं और हमारे मुख्यमंत्री की कोई फर्क नहीं पड़ा। मन की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ा। ये वही बेटियां हैं जिनको देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे ये हमारी बेटियां हैं। ये वही बेटियां हैं जिन्होंने हरियाणा में बेटियों की संख्या कम होने के बावजूद देश के तिरंगे को लहराकर मेडल लाने का काम किया। कोर्ट में जाना पड़ा इनको एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। तो बहन बेटियों के साथ, पहलवानों के साथ, खिलाड़ियों के साथ जो अन्याय हुआ है उससे हमारे जो हरियाणा में नर्सरी में जो बच्चे, अखाड़ों में जो बच्चे, स्कूलों में जो बच्चे खेलों के प्रति जिनका रुझान था, जो तैयारियां कर रहे थे, उनका जो है मनोबल बहुत ज़्यादा गिरा। और आज भी जो हमारे खिलाड़ी जो इस समय मेडल लेकर आए हैं आपने देखा होगा उनका रुझान यूपी की तरफ, दूसरे राज्यों की तरफ जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में उनको कोई उम्मीद की किरण लगती नहीं है कि जिससे उनको रोजगार के कोई साधन मिल सके। अब मैं अगर बात करूं संविधान की, इस समय जो है इस सरकार ने संविधान की धज्जियों को पूरी तरह से उड़ाने का काम किया है। संविधान के तहत जो भी सरकारी संस्थान हैं उनका दुरुपयोग करने का काम किया है। आज हमें सोचना होगा, बेरोजगारी में हमारा जो है इस समय हम लोग 1 नंबर पर आ गए हैं। हमें ये सोचना होगा कि हम लोग किस प्रकार से प्रदेश की तरक्की करने वाला हमारा प्रदेश। ये कहा गया था कि जिस समय हमारे हरियाणा में ये सरकार बनी थी उन्होंने कहा था कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फिक्स करेंगे। आज तक उसकी कोई मीटिंग हुई नहीं, कोई भी सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। किसानों पर अत्याचार हुआ, खिलाड़ियों पर हुआ, बहन बेटियों के अत्याचार हुआ। जो हमारे कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ये कहा गया था कि हम उनको पंजाब के हिसाब से जो है स्केल देंगे, पंजाब सरकार के हिसाब से स्केल, उनको वो स्केल नहीं दिया गया। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो राजस्थान की बात है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात है, अभी हिमाचल में चुनाव हुए, सब जगह पर हमने पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम किया। आज हमारे हरियाणा के कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर वो लोग इस बात की मांग उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने पूरी तरह से उनको समर्थन देने का काम किया है कि जब कांग्रेस पार्टी की 2024 में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी, हम लोग जो है एनपीएस को खत्म करके पुरानी पेंशन को बहाल करके कर्मचारियों को ये तोहफा देने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे, मैं शिक्षा की अगर बात करूं, 5000 से ज्यादा स्कूल इस सरकार ने बंद करने का काम किया। मॉडल संस्कृति स्कूल केवल और केवल नामकरण करने की ये सरकार है। इन्होंने कहा कि हम मॉडल संस्कृति स्कूल खोलेंगे। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, एक भी भर्ती मॉडल संस्कृति स्कूलों में इन्होंने नहीं की। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम सीबीएसई एफिलेटेड ये स्कूल कर दिए गए। वही टीचर्स जो हिंदी में पढ़ाते थे वही टीचरों को इन्होंने जो है इंग्लिश में पढ़ाने के लिए भेज दिया और भिवानी बोर्ड से स्कूलों का डिसएफिलिएशन करके सीबीएसई से करने का इन्होंने काम किया है। इसका मतलब जो हमारे हरियाणा का भिवानी बोर्ड है उस पर इस सरकार को कतई भी विश्वास इस समय नहीं है। प्लेवे स्कूल इन्होंने कहा कि हम 4000 प्लेवे स्कूल खोलेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। और पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट जब आया था, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का काम हमने इस कानून के आने से पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 23 लाख बच्चों को स्टाइफंड स्कॉलरशिप स्कूल में देने का काम किया था।
अंबेडकर मेधावी छात्र योजना स्कूल में बच्चों को देने का काम किया था, राजीव गांधी मेरिटोरियस स्कूल हमने देने का काम किया था। इन्होंने सबको जो है 180 के स्लैब में लाकर उन बच्चों की इस स्कीम को बंद करने का काम किया है। आज लाखों युवा ऐसे हैं जिनको की जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, उनके आंकड़े हमारे पास हैं जिनको की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती थी, जिससे कि वो आगे अच्छे ढंग से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। पहले हमारी सरकार के समय में शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट इस चीज़ को मॉनिटर करता था। इन्होंने अब एजुकेशन हेल्थ और अलग से उनको देने का काम किया। चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करूं, हमें बहुत से लोग मिले हैं, चाहे एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन की बात करूं 2018, 19, 20, 21 और 21-22 और 22-23 आ गया। बहुत सारे युवाओं को क्योंकि पोर्टल पे इनका अच्छे ढंग से अपलोड नहीं हो रहा, उनको स्कॉलरशिप नहीं दी, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने बीच में शिक्षा छोड़कर इस समय चले गए हैं। हमने हमारे समय में आरोही मॉडल स्कूल बनाए थे, जो कि हमारे प्रदेश में एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक जो हैं 36 मॉडल स्कूल बनाए थे। इस सरकार ने आने के बाद एक भी मॉडल स्कूल नहीं बनाया, और जो टीचर मेरिट के आधार पर भर्ती किए गए थे, इन्होंने आज तक ना वो रेगुलर किए, ना ही उनकी कोई भर्ती की, जबकि वो हमारे नेशनल लेवल पर पूरी तरह से टॉपर्स इस समय आ रहे हैं। हमने हमारे समय में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, एक डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाई, IIM रोहतक बनाया, IIT बनाई। IIT का एक्सटेंशन सेंटर हम एक सोनीपत में लेकर आए, एक हम लोग यहाँ पर बाड़सा झज्जर में लेकर आए। इन्होंने उस पर भी कोई भी कार्य करने का काम नहीं किया। एम्स बाड़सा में लेकर आए, उसके साथ साथ में सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने बहुत ही अपने प्रयासों के साथ 14 इंस्टीट्यूट यहाँ पर लेकर आए थे। हमारे समय में सरकार ने नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो हमने जिसकी शुरुआत की थी, केवल मात्र उसकी बिल्डिंग बनी, और 11-12 इंस्टीट्यूट जो हमारे यहाँ पर बनने चाहिए थे वो यहाँ से वो वापस चले गए हैं, जिससे कि हमारे जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोष है। और हमने इस चीज़ की कमी कोरोना काल में हमने देखा किस प्रकार से ये बीजेपी की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई। लोगों को डॉक्टर नहीं मिल पाए, उनको मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाई। कोरोना में हाहाकार मच गया, ना दवाइयाँ मिली, ना ऑक्सीजन मिले, ना किसी को बेड मिले। एक पूरी तरह से लूट यहाँ पर रही। ये इस बात का परिणाम है कि हमारी सरकार के समय में हमने 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए। आज तक ये सरकार उन 5 मेडिकल कॉलेजेस में रेगुलर डायरेक्टर तक नहीं दे पाई, प्रोफेसर तक नहीं दे पाई, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं दे पाई। इन्होंने कहा है कि हम भी बना रहे हैं। मनेठी में एम्स की घोषणा हुई, पिछले लोकसभा के दौरान घोषणा हुई थी, आज तक भी वो एम्स जो है उसका शिलान्यास नहीं हुआ है, उसका कोई भी कार्य नहीं हुआ है। कल्पना चावला के नाम से हमने करनाल में मेडिकल कॉलेज बनाया था, और हमने ये चाहा कि कल्पना चावला के नाम से जो मेडिकल कॉलेज बनाया था उसका नामकरण बदलते हुए इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से यूनिवर्सिटी की जो घोषणा की। नामकरण एक ऐसी बेटी जिन्होंने प्रदेश का, देश का नाम पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने का काम किया, वो उनके उसके नाम को भी इन्होंने बदलने का काम किया। आज ही मैं अखबार में पढ़ रही थी, श्री कृष्ण आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी जो कि कुरुक्षेत्र में बनाई जानी थी, उसके नाम को बदलकर श्री कृष्णा उसके आगे से हटा दिया गया। उस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा लोगों में रिजेंटमेंट है। हमारी सरकार के समय में जो आज ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इंटीग्रेटेड कोर्सेज लेकर आ रहे हैं कि 10+2+3 की 10th के बाद BA, BCom, BSc प्लस BEd लेकर आएंगे। हमने हमारी सरकार में 2013 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने प्रारंभ इंस्टीट्यूट, स्टेट में हमारा पहला इंस्टीट्यूट था, जो कि हमने 16 करोड़ की राशि और यहाँ पर ये क्लासेस स्टार्ट करने का काम किया था। इन्होंने यहाँ पर RSS की शाखा लगाने का काम किया, उसको बंद कर दिया। केवल मात्र 105 सीटें थी। जो नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट हमारा ये बना था, उसमें कोई भी सीट बढ़ाने का काम नहीं किया, रेगुलर टीचर लगाने का काम नहीं किया, इस इंस्टीट्यूट को खत्म करने का काम किया। इस मामले को लगातार 6-7 साल से हमने विधानसभा में उठाया, मुख्यमंत्री जी से कई बार बात की। इंस्टीट्यूट को शुरू करना तो अलग बात है, उसका भी नाम बदलकर सियासतें रखने का काम किया है। ये सरकार केवल मात्र जो है नामकरण की ऐसी सरकार है। तो मैं समझती हूँ कि हमें ये पूरा ध्यान देना होगा, और एक PPP के माध्यम से जो ये सरकार बार बार ये कहती है कि परिवार पहचान पत्र कंपलसरी है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है परिवार पहचान पत्र। हम पूछना चाहते हैं कि 1,80,000 रुपए की आय सीमा करके आपने 5.5 लाख से ज्यादा लोगों की बुढ़ापा पेंशन काटने का काम किया है। 25,000 से ज्यादा हमारी जो विधवा बहनें हैं उनकी आपने पेंशन काटने का काम किया है। इतने ही विकलांग हमारे जो साथी हैं उनकी पेंशन को काटने का काम किया है।
परिवार पहचान पत्र आज के समय में हमारा परमानेंट पहचानी पत्र हो गया है। सरकार हमारी बनेगी, सबसे पहले इसको खत्म करने का काम करेंगे। और हम मांग करते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हमारी जो कांग्रेस पार्टी की CWC की मीटिंग हुई थी उसमें ये मांग है कि चाहे शेड्यूल कास्ट है, चाहे बैकवर्ड क्लास है, हमारा OBC है, हमारा माइनॉरिटी है, हमारी जनरल कम्युनिटी है, हमने तो क्योंकि EWS को भी जो है आरक्षण देने का काम किया था। हर एक व्यक्ति का हक है। जातीय जनगणना की मांग हम लोग हमारे प्रदेश में भी करते हैं, क्योंकि ये जो परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं उसमें जाति लिखे जाने का एक कॉलम है, तो सरकार उसका श्वेत पत्र जारी करके परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो आपने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, हमारी ये मांग है, उनको आंकड़ों को भी आप सार्वजनिक करने का काम करें, ताकि यहाँ पर हर जात बिरादरी को जो है उनका पूरी तरह से प्रतिनिधित्व मिलने का काम करें। और मैं समझती हूँ जो 5 मेडिकल कॉलेज हमने बनाए, हमने 5-6 पावर जो है बड़े बड़े कारखाने हमारे क्षेत्र में, झज्जर में, हमारा जो है झाड़ली में, खानपुर में लगा, इन्होंने कई जगह पर यूनिट्स को उसको बंद करने का काम किया है। हम लोग रेलवे लाइन लेकर आई, मैं पूछना चाहती हूँ 1 इंच भी रेलवे लाइन यहाँ पर नहीं बढ़ी। हमारे समय में मेट्रो यहाँ पर आई, 1 इंच भी मेट्रो यहाँ पर नहीं लेकर आई। मैं पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो जिला झज्जर से हैं, एक भी योजना परियोजना वो गिनवा दें, आप उनसे जरूर पूछना, एक भी ऐसी योजना जो है वो यहाँ पर लेके आए हूँ। छूचक वास बाईपास का हम लोग शोर करते रहे, पूरे के पूरे प्रदेश में हमारे शहर के, हमारे गांव के सड़कों की जो बद से बदतर हालत है, पार्कों की जो बद से बदतर हालत है, गाय को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हम लोग जो है राष्ट्रीय माता करें। गाय हमारी माता है, हम मना नहीं करते, लेकिन आवारा पशु गाय जो किस प्रकार से धक्का खा रहे हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए, स्वच्छता के नाम पर जो है करोड़ों रुपए का घपला यहाँ पर हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इनके मंत्री संदीप सिंह यौन शोषण में उनका नाम आया, झज्जर की बेटी के खिलाफ जो है किस तरह से मुख्यमंत्री ने, हमें शर्म आती है प्रदेश में कैसे मुख्यमंत्री हैं। 700 पेज की चार्जशीट दाखिल हो गई, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं ना उनको पद से हटाया कि मैं इस्तीफा नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा। तो 9 साल में इनकी ये उपलब्धि है कि बहन बेटियों की इज्जत आबरू को ये सुरक्षित नहीं कर पाए। नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि हमारा हरियाणा प्रदेश जो है असुरक्षित राज्य की श्रेणी में इस समय आ चुका है। ना बहन बेटियां सुरक्षित हैं, ना व्यापारी सुरक्षित हैं, ना कर्मचारी सुरक्षित है। रोज रोज यहाँ पर लूटपाट हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। 9 साल में सरकार कोई ऐसी उपलब्धि नहीं बता सकती कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया हो, बुजुर्गों को 5100 पेंशन दी हो, महिलाओं को मान सम्मान दिया हो, बेटियों की संख्या बढ़ी हो, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा किया हो। केवल और केवल घोटाले और घपलों की सरकार ने 9 साल में हरियाणा प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया है। प्रदेश सरकार के पिछले 9 सालों की आप बात कर रहे हैं कि कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे काम किए, उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम ले रहे हैं, खेलों का नाम ले रहे हैं, और कह रहे हैं कि विकास की दशा और दिशा बदल दिया हरियाणा। विकास की दशा और दिशा को बदलकर हरियाणा से बाहर भेजने का काम किया है। हमारे इतने सारे जेवर में, हमारा जो एयरपोर्ट आना था उसको जेवर में वो चला गया, हमारे यहाँ से इंस्टीट्यूट चले गए। बहन बेटियां जिनको हम डीएसपी इंस्पेक्टर यहाँ पर बनाते, वो दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी ढूंढ रही हैं। और उससे पहले जो है दूसरे राज्यों के खिलाड़ी जो हैं वो जो भी दूसरे राज्यों के खिलाड़ी थे वो हरियाणा का, वो कहते थे काश हम हरियाणा में पैदा हुए होते और हमें यहाँ पर रोजगार मिलता। यहाँ के खिलाड़ियों का मनोबल उन्होंने खत्म करने का काम किया है। जो जवान हमारे रोजगार के लिए यहाँ पर हमारे गुड़गांव में लोग आते थे, इन्होंने गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया। क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है? हैपनिंग हरियाणा की बात करते थे, मिस हैपनिंग के सिवाय यहाँ पर कुछ नहीं है। दिशा और दशा जिसमें हमारा हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, शिक्षा में नंबर 1 था, टॉपर्स में नंबर 1 था, उसको पिछले पायदान पर ले जाने का काम किया है। मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर ऑफ द पूरे देश में देखा जाए तो सबसे अनपॉपुलर हैं, उनको कोई नहीं जानता। हम कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री जिनके राज्य में टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट हुआ है, जिसमें जाट आरक्षण के दौरान हिंसा हुई, इतनी मौत हुई, बाबा राम रहीम के टाइम में कितना ज्यादा आगजनी हुई, नूह मेवात में जो है इतनी ज्यादा आगजनी हुई। दिस इज द टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें मुख्यमंत्री, इनका प्रशासन, इनके मंत्री पूरी तरह से फेल हैं। आज के समय में ये बीजेपी की सरकार केवल मात्र
धर्म, जाति और बिरादरी का जहर घोल के सभी राज्यों में हरियाणा प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए हमेशा तुले रहते हैं। हम ये चाहते हैं हमारा ये हरियाणा शांति प्रिय प्रदेश है, 36 बिरादरी का भाईचारा इसमें है। हम चाहते हैं वही भाईचारा हमारा कायम रहे और हम लोग अच्छे ढंग से हरियाणा हमारा तरक्की करने में काम करें। मैम, गृह मंत्री अनिल विज का बयान आता है कि भूपेंद्र हुड्डा अगली बार आगे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जेल में उनके लिए कमरा तय कर दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, अनिल विज जी कौन होते हैं ये सब तय करने वाले? जनता तय करेगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, राजनीतिक द्वेष की भावना से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए राजनीतिक लोगों पर इस तरह से ये प्रहार करने का काम करते हैं। हमें जुडिशरी पर पूरी तरह से विश्वास है। हम समझते हैं जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को इन्होंने उनकी सदस्यता तक को खत्म करने का काम किया था, हमें हमारे देश की न्यायपालिका पर पूरी तरह से विश्वास है। मैं समझती हूँ हमारी भारत जोड़ो यात्रा जो हुई उससे राहुल गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी हुई उसमें भी विज साहब पता नहीं क्या कह रहे थे। विज साहब तो कह रहे हैं मेरी चलती ही नहीं है। विज साहब तो कहते हैं कि मुझे तो होम डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है मुझे कोई पूछता ही नहीं है। विज साहब को मैंने कहते हुए सुना टीवी पर, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की फाइलों के बारे में मुझसे ना पूछें। अच्छा होगा, अपने आप को, हमारे भाई हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, अपने आप को गब्बर कहने वाले होम मिनिस्टर जो हैं ये कहते कि मुझे सीआईडी से खबर मिली थी कि 9 मेवात में इस तरह के दंगे होंगे। टोटली फेल मिनिस्टर हैं, ना वो स्वास्थ्य में अच्छा कर पाए ना ही वो होम डिपार्टमेंट में अच्छा कोई कार्य कर पा रहे हैं। इसीलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस की चिंता ना करते हुए वो अपने महकमों में अच्छे ढंग से कार्य करने का काम करें। सरकार में मुख्यमंत्री जी और विज साहब के बीच में जो बताते हैं डंडा बजा रहता है, हम उम्मीद करते हैं थोड़ा सा जो समय है उसमें कुछ ना कुछ वो अच्छा करके दिखाएं। मैडम, आपने सरकार के 9 साल हुए हैं और हम समझ रहे थे कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ ली, सत्ता में वो लोग आए, हरियाणा प्रदेश का विकास होगा। लेकिन इस सरकार ने आने के बाद हरियाणा प्रदेश में जो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में 10 साल में जो कार्य हुए थे, चाहे वो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में थे, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में थे, चाहे हमारे खिलाड़ियों का मामला था, चाहे टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, चाहे पावर हाउस लगाए जाने की बात थी, रेलवे लाइन बनाए जाने की बात थी, नई नई यूनिवर्सिटीज़ लाए जाने की बात थी। इस सरकार ने आने के बाद मैं समझती हूँ जो पिछले टर्म में और इस टर्म में बीजेपी और जेजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उनको शायद इन्होंने उन पन्नों को पलटने का भी काम नहीं किया है। साथ में हमारी कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से देश भर में मांग रही, हमने धरना प्रदर्शन भी किए कि युवाओं को रेगुलर रोजगार दिया जाए, ना कि अग्निवीर के माध्यम से सेना की भर्ती को भी कॉन्ट्रैक्ट पे किया जाए। जवानों के नाम पर अगर मैं बात करूं, बेरोजगारी में हमारा हरियाणा प्रदेश जो है आज के समय में 1 नंबर का राज्य बन गया है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, पक्के रोजगार देने की बजाय केवल और केवल कौशल रोजगार के तहत कच्चे रोजगार सरकार दे रही है, सक्षम के तहत कच्चे रोजगार देने का काम कर रही है। और जहां पर परमानेंट या पक्के रोजगार दिए जाने की बात है वहां पर मैं समझती हूं एचपीएससी एसएससी की जो भर्ती है उसमें पोस्ट खाली रही है। अभी आपने देखा होगा एचपीएससी में 100 पोस्ट थी, 100 पोस्ट के अगेंस्ट इन्होंने पास ही 61 किए और 300 पास होने चाहिए थे, उसमें भी कोई भी कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट का इन्होंने नहीं किया। इससे कोर्ट में ये मामले लंबित है। पीछे जब जुडिशरी की भर्ती हुई थी उसमें भी हमारे हरियाणा के बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ और जुडिशरी की भी पोस्ट जो है सब जज की वो भी पोस्ट खाली रह गई। जहां हमारा हरियाणा का युवा आईएएस में टॉप कर रहा है, नीट में टॉप कर रहा है, जेईई में टॉप कर रहा है, हर लिहाज से हमारे जो बच्चे टॉपर्स हैं और इस सरकार ने उन्हीं बच्चों को जो एचसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम हुए या मेंस एग्जाम हुए उनको पास करने का काम नहीं किया। पिछले दिनों जो भी एचपीएससी या एसएससी की भर्ती हुई हैं, अगर आप आंकड़े निकाल कर देखेंगे उसमें ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो बाहर के हैं। उनको बाहर के बच्चों को हरियाणा में हरियाणवी एक और हरियाणा एक का नारा जरूर देती है, क्योंकि नारे और नामकरण की सरकार है, नारे देती है, लेकिन हरियाणा के बच्चों के साथ बहुत बड़ा एक अन्याय हुआ है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस राज में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जिस तरह से रेगुलर भर्ती देने का काम किया, इस समय हमारे हरियाणा के युवाओं में बहुत बड़ा एक रिजेंटमेंट है। ना उनको किसी प्रकार का बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। जो भी युवा
पक्की भर्ती की मांग करते हैं उनके साथ लाठी चार्ज और डंडों के साथ और आंसू गैस के साथ उनका स्वागत किया जाता है। युवाओं ने लगातार सीईटी की भर्ती, एस्टेट की भर्ती, सीईटी को लेकर, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर कितनी जगह पर युवाओं ने जो है धरना प्रदर्शन करने का काम किया। हमने विधानसभा में भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में इस मांग को उठाया। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी हर जगह पर, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया युवाओं को कि आप जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं उसमें 10-10, 15-15, 20-20 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं और आप उनको पास नहीं कर रहे हैं, उनको सही रोजगार देने का काम नहीं कर रहे हैं। सरकार जो है युवाओं के साथ धोखा करने का काम कर रही है, रेगुलर जॉब देने की बजाय केवल और केवल कॉन्ट्रैक्ट पे। और इस कॉन्ट्रैक्ट में भी हरियाणा कौशल रोजगार में ये सरकार कहती है कि पर्ची खर्ची या भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि एचपीएससी के दफ्तर में अटैची के साथ इनके अधिकारी पाए जाते हैं। एचकेआरएम के जो अधिकारी हैं उनकी अभी हाल ही में गिरफ्तारी हुई है, इनके आईएएस ऑफिसर्स की जो है वो गिरफ्तारी हुई है। तो आज के समय में विशेष तौर से हमारे जवानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय इस सरकार में हुआ है। हम जय जवान जय किसान की बात करते हैं। किसान हमारा अन्नदाता 3 काले कृषि कानूनों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करता रहा। इस 9 साल के राज्य में हमारा हरियाणा जो है, हमारा कृषि प्रधान देश है, आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। हम लोगों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो खेती, हर दलित मजदूर जो हमारे इस पर खेती पर जो डिपेंड करते हैं उससे ही हमारा जो इकोनॉमिक, आर्थिक तौर पर हम लोग सशक्त होते हैं। लेकिन 3 काले कृषि कानून आए जिससे कि लगातार उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर्स पर चारों तरफ धरना प्रदर्शन किया। और ये 9 साल की उपलब्धियां गिनवाने वाली वही सरकार है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर किसानों के सर फोड़ने के आदेश दिए गए, किसानों के सर फोड़े गए, जगह जगह पर उनके ऊपर हमला करवाया गया। जो बैरिकेड्स चाइना बॉर्डर पर लगने चाहिए थे, जो बैरिकेड पाकिस्तान बॉर्डर पर लगने चाहिए थे, वो बैरिकेड, कीले, कटीली तारें जो हैं वो जहां पर हमारा किसान प्रदर्शन कर रहा था वहां पर उन्होंने जो है लगाने का काम किया। किसानों की क्या मांग थी? वो नहीं चाहते कि प्राइवेटाइजेशन हो, वो नहीं चाहते कि बीजेपी अपने दोस्तों को अमीर बनाए और किसानों को गरीब बनाए। उनकी मांग थी, एमएसपी की मांग थी। एमएसपी की मांग को लेकर हमने हरियाणा के विधानसभा में भी प्राइवेट बिल हम लोग लेकर आए जिसको सरकार ने नहीं माना। और आज आप सबके माध्यम से 750 से ज्यादा जो किसान हमारे शहीद हुए, हम उनको नमन करते हैं। हमारी सरकार आएगी तो उनको शहीदी का दर्जा दिया जाएगा। सरकार ने 3 काले कृषि कानून वापस नहीं लिए, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित भी था। उसके बावजूद केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए, क्योंकि कुछ राज्यों में चुनाव थे, देश के प्रधानमंत्री ने आकर क्षमा याचना करते हुए ये कानून वापस लेने का काम किया। और आज भी मैं समझती हूँ हमारा हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, इसमें हमारे जो मार्केटिंग बोर्ड हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, जिससे कि जो शुल्क आता है, मंडियां भी अच्छी हैं, किसानों की जो है खरीद है वो भी अच्छे ढंग से होती है और डेवलपमेंट के कार्य भी होते हैं, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। इस सरकार ने, पोर्टल की सरकार ने लोगों से सीधा संवाद करने की बजाय पोर्टल के माध्यम से कार्य करना शुरू किया। हमारे किसान जो हैं, आज मंडियों में आपने हालत देखी होगी, क्या बाजरे की हालत हुई, क्या धान की हालत हुई, क्या गेहूं हमारा है, मंडियों में हमारा अनाज जो है वो पिट गया। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत इन्होंने एक जो पोर्टल बनाया, जो केवल मात्र रजिस्टर्ड पोर्टल थे, उनकी फसल खरीदने का वायदा किया और जबकि 72 घंटे में पेमेंट का जो वायदा था इनका पूरी तरह से वो झूठा साबित हुआ। किसानों को, अन्नदाता को उनकी फीस का पैसा, उनकी जो लागत थी वो भी नहीं मिला। ऊपर से ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, बाढ़ आई, उसके बाद इसका भी एक पोर्टल, क्षतिपूर्ति पोर्टल बना दिया गया। और मैं बिल्कुल कह सकती हूँ हमारे क्षेत्र के साथ, झज्जर के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया। ये जो क्षतिपूर्ति पोर्टल हैं ये नहीं चले और किसानों को उसका मुआवजा नहीं दिया। हमारे क्षेत्र में जहां पर 70 से 80% का खराबा था वहां पर भी इन्होंने 25% से नीचे दिखाया, जिसका मामला हमने हरियाणा की विधानसभा में उठाने का काम किया। तो मैं समझती हूँ ये जो सरकार है, पोर्टल पे पोर्टल, पोर्टल पे पोर्टल, हम लोग कोई ई गवर्नेंस के खिलाफ नहीं है, लेकिन इनके पोर्टल जो है चले नहीं और हमारे किसान अन्नदाता को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। फसलों के दाम इनके
मिले नहीं। कह रहे थे कि इस नया जो कानून लेकर आए हैं उससे आप किसी भी मंडी में बेचें, किसी भी जिले में बेचें, किसी भी राज्य में बेचें या कहीं भी जाएं, चाहे आप जाकर कन्याकुमारी में बेच दें। लेकिन हालत ये हुई है, जो किसान हमारा मंडियों में लेकर आया उसका फसल जो यहाँ पर थी उसकी लिफ्टिंग नहीं हुई, पड़ा हुआ जो हमारा अनाज था वो भी खराब हुआ। आज के समय में आड़ती भी परेशान है, किसान भी परेशान है और मजदूर भी परेशान है। तो जय जवान जय किसान। और फिर मैं बात करूंगी जय पहलवानों की। हमारे आज सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगी हमारे सभी खिलाड़ियों को जो कि एशियन मेडल लेकर यहाँ पर जीत कर आए हैं। और अभी पैरा एशियन के भी जो खेल चल रहे हैं उसमें भी हमारे खिलाड़ियों ने हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया है, देश के तिरंगे को ऊपर ले जाने का और लहराने का काम किया है। सभी खिलाड़ियों को हम अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सभी खिलाड़ी याद कर रहे हैं कांग्रेस के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज को, जिसमें उन्होंने कहा था पदक लाओ और पद पाओ की नीति के तहत जो भी हमारा खिलाड़ी गोल्ड मेडल ओलंपिक में एशियन गेम्स में लेकर आएगा हम उनको डीएसपी लगाने का काम करेंगे। हमने हमारी कांग्रेस की सरकार के समय में डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लगाने का काम किया। जो बच्चे एवरेस्ट पर चढ़े हमने उनको डीएसपी लगाने का काम किया। आज ही मैं मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट पढ़ रही थी कि वो डीएसपी या इंस्पेक्टर नहीं लगाएंगे, एचपीएससी के माध्यम से रोजगार देने की बात कर रहे हैं। ग्रुप डी तक में भी हमारे खिलाड़ियों को रोजगार नहीं दिया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाई थी साक्षी मलिक। ब्रांड एम्बेसडर के साथ क्या बर्ताव हुआ है, हमारे खिलाड़ी पहलवान यौन शोषण का जो अपराध उनके साथ बीजेपी के सांसद बृजभूषण द्वारा किया गया, हमारी बहन बेटियां सारी की सारी जंतर मंतर पर धरना देती रहीं और हमारे मुख्यमंत्री की कोई फर्क नहीं पड़ा। मन की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ा। ये वही बेटियां हैं जिनको देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे ये हमारी बेटियां हैं। ये वही बेटियां हैं जिन्होंने हरियाणा में बेटियों की संख्या कम होने के बावजूद देश के तिरंगे को लहराकर मेडल लाने का काम किया। कोर्ट में जाना पड़ा इनको एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। तो बहन बेटियों के साथ, पहलवानों के साथ, खिलाड़ियों के साथ जो अन्याय हुआ है उससे हमारे जो हरियाणा में नर्सरी में जो बच्चे, अखाड़ों में जो बच्चे, स्कूलों में जो बच्चे खेलों के प्रति जिनका रुझान था, जो तैयारियां कर रहे थे, उनका जो है मनोबल बहुत ज़्यादा गिरा। और आज भी जो हमारे खिलाड़ी जो इस समय मेडल लेकर आए हैं आपने देखा होगा उनका रुझान यूपी की तरफ, दूसरे राज्यों की तरफ जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में उनको कोई उम्मीद की किरण लगती नहीं है कि जिससे उनको रोजगार के कोई साधन मिल सकें। अब मैं अगर